तो स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 12 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 तैयार किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार दादरी गाजियाबाद नोएडा निवेश क्षेत्र बनाने जा रही है, यह कितने क्षेत्रफल में बनेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 200 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया के लेखक कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जयराम रमेश। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के सिल्वर फिलिग्री को GI टैग दिया गया? तो ये दिया गया है उड़ीसा के कटक को। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मैरंग भारत के किस राज्य का 12वां जिला बना? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। यानी जो मैरंग है ये मेघालय का 12वां जिला बना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा सैंड कैसल का निर्माण किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। यानी डेनमार्क ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का महल बनाया है। अगला क्वेश्चन है, न्यूज़ ऑन एयर वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर। अगला क्वेश्चन है, महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, होऊ येफान। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश स्थित दवा निर्माण कंपनी टेवा API लिमिटेड पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 10 करोड़ रुपए का। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक दवा निर्माता कंपनी पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में टेवा API लिमिटेड पर पर्यावरण मानदंडों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया। यह कंपनी पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना सक्रिय औषधि सामग्री API के निर्माण की खतरनाक गतिविधि का संचालन कर रही थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के जो अमरोहा जिले में टेवा API लिमिटेड कंपनी है उस पर पर्यावरण मानदंडों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है। और ये जुर्माना किसने लगाया है? तो ये लगाया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। और कितना लगाया है? तो 10 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है वो लगाया गया है। और ये जो कंपनी है ये दवा निर्माता कंपनी है। अब दोस्तों यहाँ पर जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ये क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। भारत में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 18 अक्टूबर 2010 को। इसकी स्थापना जो है वो 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। अब दोस्तों ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है इसकी स्थापना की क्यों गई थी? तो इसकी स्थापना इसलिए की गई थी ताकि पर्यावरण से संबंधित जो भी कानूनी अधिकार हैं उसके प्रवर्तन और व्यक्तियों और संपत्ति के नुकसान के लिए सहायता की जा सके, क्षतिपूर्ति देने या उससे संबंधित कोई भी मामला है या पर्यावरण संरक्षण और वनों से संबंधित कोई मामला है या प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित कोई मामला है तो उसके प्रभावी और त्वरित निपटारे के लिए इसकी स्थापना की गई थी। यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? NGT। तो NGT की स्थापना जो है इसी उद्देश्य के तहत की गई थी। और कब की गई थी? तो 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, एपीडा ने किसान उत्पादक संगठनों, व्यापारियों, निर्यातकों, कृषि वैज्ञानिकों और किस राज्य के सहयोग से जुलाई 2021 में एक बैठक आयोजित किया? तो ये किया है उत्तर प्रदेश के सहयोग से। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने किसान उत्पादक संगठनों, व्यापारियों,
निर्यातकों, कृषि वैज्ञानिकों और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से 10 जुलाई 2021 को वाराणसी में एक बैठक का आयोजन किया। किसानों को जीएपी अच्छी कृषि पद्धतियों के कार्यान्वयन, कीट मुक्त खेती सुनिश्चित करने, बीमारियों की पहचान आदि पर तकनीकी जानकारी प्रदान की गई। एपीडा भारत की कृषि उपज को वैश्विक बाजार में निर्यात करने के उद्देश्य से सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहा है। वाराणसी क्षेत्र से कृषि निर्यात को बढ़ावा देने में एपीडा द्वारा प्रदान की गई सहायता से एक प्रस्तुति दी गई। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो एपीडा है, एपीडा को क्या कहते हैं हिंदी में, तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण। इसने किसान उत्पादकों संगठनों, व्यापारियों, निर्यातकों, कृषि वैज्ञानिकों और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से 10 जुलाई 2021 को वाराणसी में एक बैठक का आयोजन किया और उस बैठक में किसानों को अच्छी कृषि पद्धतियों के कार्यान्वयन, कीट मुक्त खेती सुनिश्चित करने और बीमारियों की पहचान आदि पर तकनीकी जानकारी जो है वो प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के कप्पा वेरिएंट के 2 मामले सामने आए, जिसकी पुष्टि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज ने की है। सार्स CoV-2 पर नज़र रखने वाली विश्व स्वास्थ्य संगठन की साइट के अनुसार भारत में पहली बार किस महीने में कप्पा वेरिएंट का पता चला था? तो ये पता चला था अक्टूबर 2020 में, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के कप्पा वेरिएंट के 2 मामले सामने आए, जिसकी पुष्टि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज ने की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की साइट के अनुसार भारत में पहली बार अक्टूबर 2020 में कप्पा वेरिएंट का पता चला था। वेरिएंट की पहचान B.1.617.1 के रूप में की गई, जबकि डेल्टा को B.1.617.2 में दर्शाया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में डेल्टा वायरस के जो है मामले पाए गए थे और अब जो है अभी उत्तर प्रदेश में कप्पा वेरिएंट के 2 मामले सामने आए हैं। अब दोस्तों जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना है WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल, कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना आभूषण कहाँ खोजा गया? तो ये खोजा गया है जर्मनी में, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। जर्मनी में दुनिया का सबसे पुराना आभूषण खोजा गया है। इसे हिरण के खुर यानी पैर में मौजूद नाखून से बनाया गया है। ये 51,000 साल पुराना है। रिसर्चर्स का दावा है कि इसका इस्तेमाल करीब 40,000 साल पहले समाप्त हुई प्रजाति निएंडरथल करती थी। ये गहना जर्मनी के हार्ज पहाड़ों की तलहटी में मौजूद यूनिकॉर्न गुफा में मिला है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि दुनिया का सबसे पुराना जो आभूषण है वो कहाँ पर खोजा गया है? तो ये जर्मनी में खोजा गया है। और जर्मनी में ये कहाँ पर खोजा गया है? तो हॉर्ज पहाड़ियों की तलहटी में मौजूद यूनिकॉर्न गुफा में ये मिला है। और ये जो आभूषण है ये हिरण के खुर में जो पैर होते हैं उसके नाखून के द्वारा बनाया गया है। और ये कितना पुराना है? तो 51,000 साल ये पुराना है और इसका इस्तेमाल जो है वो करीब 40,000 साल पहले की जो एक प्रजाति है निएंडरथल वो इसका इस्तेमाल करती थी। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये जो है आभूषण पाए गए हैं कहाँ पर? जर्मनी में। अब दोस्तों जर्मनी की अगर बात करें तो जर्मनी की राजधानी क्या है? तो बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। जर्मनी की मुद्रा क्या है? तो यूरो जर्मनी की मुद्रा है। और जर्मनी के राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। और जर्मनी की चांसलर भी आपको ध्यान रखनी है, तो चांसलर कौन है? एंजेला मर्केल जर्मनी की चांसलर हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की तत्कालीन गवर्निंग परिषद द्वारा स्थापित किया गया था। दिसंबर 1990 के प्रस्ताव द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जनसंख्या मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व जनसंख्या दिवस को जारी रखने का निर्णय लिया। यह दिवस पहली बार 11 जुलाई 1990 को 90 से अधिक देशों में मनाया गया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो विश्व जनसंख्या दिवस है ये हर साल कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को ये हर साल मनाया जाता है। और इसकी स्थापना जो ये दिवस है कब की गई थी?
तो इसकी जो स्थापना है वो 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की तत्कालीन गवर्निंग परिषद द्वारा इसे स्थापित किया गया था। और दोस्तों 1990 में इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जारी करने का निर्णय दिया था। तो आपको ध्यान रखना है कि पहली बार ये कब मनाया गया था, तो ये जो है 11 जुलाई 1990 को पहली बार मनाया गया था। अब दोस्तों भारत में जनगणना से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो भारत में सबसे पहली जो जनगणना हुई वो कब हुई थी, तो ध्यान रखना है 1872 में। कब हुई थी? 1872 में हुई थी। किसके कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ये जनगणना हुई थी। और भारत में पहली नियमित जनगणना कब हुई थी, तो ध्यान रखना है 1881 में। 1881 में नियमित जनगणना हुई थी। और ये किसके शासन में हुई थी, तो ये हुई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। और दोस्तों स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1951 में। कब हुई थी? 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो है वो हुई थी। और जनगणना का जो अध्ययन है उसे क्या कहा जाता है, तो डेमोग्राफी जनगणना के अध्ययन को कहा जाता है। तो ये भी अच्छे से ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो डेमोग्राफी जो है वो जनगणना के अध्ययन को कहा जाता है। तो ये जनगणना से संबंधित क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। और विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को हर वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2024 तक कितने किलोमीटर वर्ल्ड क्लास राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का लक्ष्य रखा है, तो ये रखा है 60,000 किलोमीटर का, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2024 तक 60,000 किलोमीटर वर्ल्ड क्लास राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। ये वर्ल्ड क्लास राष्ट्रीय राजमार्ग 60 किलोमीटर प्रति दिन के हिसाब से बनाए जाएंगे। और भारत में लगभग 63 लाख किलोमीटर सड़कों का नेटवर्क है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 2024 तक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ये लक्ष्य रखा है कि 60,000 किलोमीटर वर्ल्ड क्लास राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगामी टोक्यो ओलंपिक के लिए पहली बार भारतीय ज्यूरर के रूप में किसे चुना गया, तो ये चुना गया है पवन सिंह को, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं पवन सिंह। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के संयुक्त महासचिव पवन सिंह को आगामी टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए पहले भारतीय ज्यूरर के रूप में चुना गया है। वह पुणे में बालेवाड़ी में गन फॉर ग्लोरी शूटिंग अकादमी के संस्थापक निदेशक हैं। कुल 26 ज्यूरी सदस्य ओलंपिक में भाग लेंगे, जिनमें से 6 जापान से हैं और बाकी अन्य देशों से होंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के संयुक्त महासचिव जो पवन सिंह हैं, इन्हें टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए पहले भारतीय ज्यूरर के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में स्टीफन लोफवेन को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया, तो ये चुना गया है स्वीडन के, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। स्वीडिश सोशल डेमोक्रेट नेता स्टीफन लोफवेन को संसद द्वारा फिर से प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। स्वीडन में प्रधानमंत्री तब तक शासन कर सकते हैं जब तक कि उनके खिलाफ संसदीय बहुमत ना हो, उनके खिलाफ न्यूनतम 175 वोट ना हो। लोफवेन ने 2018 के चुनाव के बाद से अल्पसंख्यक कैबिनेट का नेतृत्व किया है, जिसने लगभग समान रूप से विभाजित संसद बनाई और स्वीडन डेमोक्रेट के लिए बड़ा लाभ हुआ। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि स्वीडन के प्रधानमंत्री के तौर पर फिर से कौन बनाए गए हैं, तो स्टीफन लोफवेन को स्वीडन के प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया है। दोस्तों स्वीडन की अगर बात करें तो स्वीडन की राजधानी क्या है, तो स्टॉकहोम। क्या है? स्टॉकहोम जो है स्वीडन की राजधानी है। स्वीडन की मुद्रा क्या है, तो स्वीडिश क्रोना। क्या है? स्वीडिश क्रोना स्वीडन की मुद्रा है। और स्वीडन के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन बन गए हैं, तो स्टीफन लोफवेन ये स्वीडन के प्रधानमंत्री बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार हिमालयी याक का बीमा करने का निर्णय लिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने पहली बार हिमालयी याक का बीमा करने का फैसला किया है। भारत में लगभग 58,000 याक हैं। यहाँ पर दोस्तों याक होगा
जो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं। कठोर जलवायु परिस्थिति में रहने वाले ये याक किसान जानवरों की मौत के कारण नियमित नुकसान उठाते थे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है NICL, उसने पहली बार हिमालयी याक का बीमा करने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में स्वर्गीय बलजीत कौर तुलसी द्वारा लिखित पुस्तक द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी की पहली प्रति किसने प्राप्त की? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री मोदी को स्वर्गीय बलजीत कौर तुलसी द्वारा लिखित पुस्तक द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी की पहली प्रति प्राप्त हुई। गुरु गोविंद सिंह मानव रूप में सिख गुरु में 10वें और अंतिम थे। उन्हें 9 वर्ष की उम्र में गुरु गद्दी में विराजित किया गया था। यह पुस्तक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा प्रकाशित की गई है। तो दोस्तों जो बलजीत कौर तुलसी द्वारा लिखित पुस्तक है द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह, इसकी पहली जो प्रति है वो किसे प्राप्त हुई है? तो ये हुई है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को। और इस पुस्तक को कहाँ से प्रकाशित किया गया है? तो ये भी ध्यान रखना है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। तो दोस्तों ये थे 12 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो यह है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। हाल ही में भारतीय सेना ने फायरिंग रेंज का नाम किस अभिनेत्री के नाम पर रखा है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, विद्या बालन। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में किसने सूर्य नमस्कार को 1 मिनट में 20 बार कर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया? ऑप्शन नंबर ए है शैलेंद्र, बी है विपुल भारद्वाज, सी है हरि बहादुर और डी है रवि सिंह। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।